हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 48 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पीयूष गोयल के इस्तीफे के बाद G20 के नए शेरपा कौन बने हैं। देखिए, पीयूष गोयल के इस्तीफे के बाद G20 के नए शेरपा बने हैं अमिताभ कांत। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत 1 दिसंबर 2022 से भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और वर्ष 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा बने हैं और इन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह ली है। पिछले साल सितंबर में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। और देखिए, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में कहाँ पर होगी। 2023 में यह बैठक होगी जम्मू कश्मीर में यह बैठक होगी और केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे की समाप्ति और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है। देखिए, हाल ही में मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है किस राज्य सरकार द्वारा। दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मिशन कुशल कर्मी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया है। ये ध्यान रखेंगे, मिशन कुशल कर्मी जो है इसको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया है। और मिशन कुशल कर्मी क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए, मिशन कुशल कर्मी जो है ये निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी जो है इसकी शुरुआत की गई है। निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है और यह मिशन दिल्ली सरकार द्वारा बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, यह मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। यह मिशन दिल्ली सरकार द्वारा बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत श्रमिकों को 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो उन्हें
अप स्किलिंग में हेल्प करेगा और अप स्किलिंग के साथ साथ यह कार्यक्रम श्रमिकों के भविष्य में उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेगा। अगला देखिएगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है। देखिए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है। देखिए बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से इन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा था और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। आखिरकार दबाव बढ़ने के बाद उन्होंने पीएम की कुर्सी छोड़ने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुटानी भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुटानी भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं यशोधर मठपाल। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए खुटानी जो है ये कहाँ पर स्थित है, भीमताल में स्थित है। भीमताल यानी नैनीताल जनपद में आपका आ जाएगा भीमताल, तो ये ध्यान रखेंगे। खुटानी भीमताल में इन्होंने, यशोधर मठपाल जो है, इन्होंने लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। और देखिए बात करें यशोधर मठपाल की, तो लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी कहाँ पर है, नैनीताल में है, ये ध्यान रखेंगे। और इस संग्रहालय की स्थापना यशोधर मठपाल ने कब की थी? इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में किसके द्वारा, यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। और देखिए डॉक्टर यशोधर मठपाल, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1939 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा जनपद के नौला गांव में इनका जन्म हुआ था। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की नौकरी छोड़कर वर्ष 1983 ईस्वी में इन्होंने नैनीताल के भीमताल खुटानी में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की और प्रागैतिहासिक पुरातत्व एवं लोक कला संस्कृति पर इन्होंने 19 मौलिक पुस्तकों का सृजन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है हिमालय का जो इतिहास है इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए हिमालय का इतिहास इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? मदन चंद्र भट्ट। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मदन चंद्र भट्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमालय पुस्तक के लेखक हैं मदन चंद्र भट्ट। और बात करें बद्रीदत्त पांडे की, तो बद्रीदत्त पांडे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कुमाऊं का इतिहास लिखा है किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। और बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो देखिए राहुल सांकृत्यायन जो हैं हिमालय परिचय कुमाऊं और गढ़वाल का अलग अलग इन्होंने रचना की है। हिमालय परिचय की कुमाऊं और गढ़वाल के अलग अलग, तो ये ध्यान रखेंगे। और राजेश जोशी की अगर हम बात करें तो राजेश जोशी जो हैं ये एक लेखक हैं, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है? कुमाऊं का इतिहास तो किसने लिखा? बद्रीदत्त पांडे ने लिखा। और आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा, तो नोट कर लीजिएगा हरि कृष्ण रतूड़ी जो हैं इन्होंने क्या लिखा है? गढ़वाल का इतिहास लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्त दर्शन उत्तराखंड की किस जनपद से संबंधित हैं? देखिए भक्त दर्शन जो है ये किस जनपद से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य के, ये संबंधित है पौड़ी गढ़वाल से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए भक्त दर्शन ने 14 वर्ष की आयु में जीवन भर खादी पहनने का व्रत ले लिया था, ये ध्यान रखेंगे। मात्र 14 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया और इन्होंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द को भी हटा दिया था। देखिए मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए भक्त दर्शन का, बताएं मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम क्या था? राजदर्शन इनका मूल नाम था।
और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप नोट कर लीजिएगा, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। इसके अलावा सुमन स्मृति ग्रंथ, इसके अलावा स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, और मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल ये ध्यान रखेंगे तो स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? देखिए सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है कौन सी नदी, ये है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, रेवा के नाम से ये नदी जानी जाती है और मध्य भारत की यह एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है, और ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश राज्य में इसका विशाल योगदान है जिस कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम होता है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए उत्तराखंड राज्य में तीलू रौतेली पेंशन योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए तीलू रौतेली पेंशन योजना का जो प्रारंभ है ये 1 अप्रैल 2014 को किया गया था और इस योजना के तहत कृषि कार्य में लगे दिव्यांग लोगों को पेंशन की सुविधा दी गई थी। चलिए अगला है आपका, आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए ये सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, डेली इस सेशन को फॉलो कीजिएगा और आपका ये एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का, तो आप सभी लोग तैयारी में लगे रहें। साथ ही साथ जो लोग उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। डेली आपको ये सेशन रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन है, आप कमेंट करके बताइएगा। 20 क्वेश्चन इस सेशन में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, 20 आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से छायावाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको बताना है कि छायावाद की कौन सी ऐसी रचना है जिसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो ये रचना है आंसू। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आंसू रचना जो है ये 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है और इसकी रचना वर्ष 1925 ईस्वी में हुई थी। इसकी रचना कब हुई थी? वर्ष 1925 ईस्वी में हुई थी। और रचनाकार कौन थे इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जयशंकर प्रसाद ने वर्ष 1925 ईस्वी में इसकी रचना की थी। और जयशंकर प्रसाद जो है ये एक छायावादी कवि हैं और इनका जन्म 1889 में हुआ था। और बात करें चितंबरा की, तो चितंबरा जो रचना है वो किसकी है? ये है देखिए सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। झरना जो रचना है ये है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है ये। और इसके अलावा अनामिका की बात करें तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
निराला की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष लैंसडाउन में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? कौन सा ये वर्ष था जब लैंसडाउन में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो देखिए लैंसडाउन जो है यहाँ पर आर्य समाज की जो स्थापना है ये वर्ष 1923 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए आपसे कि देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई, तो देखिए 1879 में देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए लैंसडाउन की स्थापना की अगर हम बात करें तो नवंबर 1887 में लैंसडाउन की स्थापना की गई थी और 1890 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन आए थे, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा था। और पुराना नाम पूछा जाए आपसे कि लैंसडाउन का बताएं पुराना नाम क्या था, तो कालो डांडा, नोट कर लीजिएगा, कालो डांडा इसका पुराना नाम था। और गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस भी कहाँ पर, लैंसडाउन में ही स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। देखिए एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट करके आ सकें। तो आप सभी लोग नोट्स बनाते रहे इस सेशन से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहता है। एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 से 5 पॉइंट बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? देखिए ज्योग्राफी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में बताना है आपको किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उत्तराखंड पुलिस वाले भी इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो देखिए भारत में सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस मिट्टी का है? ये है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। देखिए जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए, ये ध्यान रखेंगे, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है ये भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली हुई है। गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक यह मिट्टी फैली हुई है और अत्यधिक उर्वरता वाली इस मिट्टी में उत्तरी भारत में सिंचाई के माध्यम से गन्ना, गेहूं, चावल, इसके अलावा जूट हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन फसलों तथा सब्जियों की खेती की जाती है। ये ध्यान रखेंगे, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है ये बहुत ही उपजाऊ होती है और उत्तरी भारत में सिंचाई के माध्यम से गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहन फसलों तथा सब्जियों की खेती इस मिट्टी में की जाती है। और देखिए उत्पत्ति, संरचना तथा उर्वरता की मात्रा के आधार पर इसको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, उत्पत्ति, संरचना तथा उर्वरता की मात्रा के आधार पर इसको कितने प्रकारों में डिवाइड किया जाता है? 3 प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार? एक प्रकार है आपका पुरातन जलोढ़ या फिर इसको बांगर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, बांगर इसी को ही कहा जाता है, बांगर। और दूसरा है आपका नूतन जलोढ़ जिसको क्या कहा जाता है? खादर भी कहा जाता है। और तीसरा है अति नूतन जलोढ़ मिट्टी। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, उत्पत्ति, संरचना और उर्वरता की मात्रा के आधार पर। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। मिट्टी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईओ के द्वारा, तो ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को स्पेशली। अगला देखिए, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए तीस्ता जल विद्युत परियोजना ये स्थित है किस राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल, एक तो भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल
राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ये ध्यान रखेंगे। तीस्ता नदी कहाँ कहाँ से, एक तो आपका सिक्किम से, दूसरा आपके पश्चिम बंगाल से, तथा कहाँ से, बांग्लादेश से होकर बहती है। और यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। ये ध्यान रखेंगे। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और अगला है आपका सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? देखिए, सरहुल जो त्योहार है ये मनाती है कौन सी जनजाति? ये मनाती है उराव जनजाति। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है। ये ध्यान रखेंगे। सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। और यह पर्व मुख्य रूप से मुंडा, इसके अलावा भूमिज और हो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से यह त्योहार जो है ये मुंडा, इसके अलावा भूमिज और हो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। और यह उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया पर मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया पर यह त्योहार मनाया जाता है। और यह पर्व नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। सरहुल त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति की पूजा इस त्योहार के दौरान की जाती है। और यह त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है जिसमें मुख्य पारंपरिक नृत्य सुरहुल नृत्य किया जाता है। यहाँ पर इस जो त्योहार है इस त्योहार के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य किया जाता है? सरहुल नामक नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, अगला हैगा आपका ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से? नवदा टोली और माहेश्वर से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नवदा टोली और माहेश्वर से ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, मालवा संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक संस्कृति थी। ये ध्यान रखेंगे। मालवा संस्कृति जो थी ये एक चालकोलिथिक पुरातात्विक संस्कृति थी जो मध्य भारत के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में मौजूद थी। ये ध्यान रखेंगे। जो मालवा संस्कृति थी आपके, ये मध्य भारत के अलावा मध्य भारत के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में मौजूद थी। और इसका काल ईसा पूर्व 1600 से लेकर ईसा पूर्व 1300 है। इसका जो काल है वो कौन सा है? ईसा पूर्व 1600 से ईसा पूर्व 1300 इसका काल है मालवा संस्कृति का। और लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, लेकिन कैलिब्रेटेड रेडियोकार्बन तिथियों से इसका काल ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 1750 निर्धारित हुआ है। ये ध्यान रखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो ये संस्कृति है मालवा संस्कृति, इसका जो काल है ईसा पूर्व 1600 से ईसा पूर्व 1300 है। लेकिन जो कैलिब्रेटेड रेडियोकार्बन है
तो कैलिब्रेटेड रेडियोकार्बन तिथियों से इसका काल 2000 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो आपका मणिकरण बिजली संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में 5 मेगावाट क्षमता का एक प्रायोगिक भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में 5 मेगावाट क्षमता का एक प्रायोगिक भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है और मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पार्वती घाटी में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, पार्वती नदी पर है और पार्वती घाटी में ये स्थित है। और भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है, ये ध्यान रखेंगे, भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है और यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित, इसके अलावा सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो आपकी भूतापीय ऊर्जा है ये ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। चलिए, अगला है आपका, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो ये कब गठित की गई थी? इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने इस सेशन को अभी भी शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगला है आपका, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा किस केदार में होती है? देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन छूट गया है, पहले ये क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। आपका इससे पहला है, गौरा अट्ठावली किस जनजाति का त्योहार है? देखिए, गौरा अट्ठावली जो है ये किस जनजाति का त्योहार है? ये है आपके राजी जनजाति का त्योहार। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कर्क व मकर, ये एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, कर्क और मकर संक्रांति जो है ये राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं और गौरा अट्ठावली भी कौन सी जनजाति मनाती है? राजी जनजाति ही मनाती है। और राजी जनजाति के जो लोग हैं ये रिंग डांस करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। रिंग डांस जो है वो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, पूछा जा सकता है। तो ये राजी जनजाति के लोग होते हैं जो कि रिंग डांस करते हैं। और यह नृत्य जो है, रिंग डांस जो है, ये थड़िया नृत्य के समान होता है। और सर्वाधिक राजी जनजाति आबादी कहाँ पर निवास करती है? पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में सर्वाधिक राजी जनजाति आबादी रहती है। और राजी जनजाति के प्रथम विधायक कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा किस केदार में होती है? देखिए, भगवान शिव जो है इनकी भुजाओं की पूजा होती है किस केदार में? पंच केदारों में कौन सा केदार है जहाँ पर इनकी पूजा होती है? तो ये केदार है तुंगनाथ। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, तुंगनाथ जो है ये किस जिले में? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ये कौन सा केदार है? तृतीय केदार है। और तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, पूछा जा सकता है। तो चंद्रशिखर पर्वत, नोट कर लीजिएगा, चंद्रशिखर पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। और यहाँ भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। और तुंगनाथ मंदिर
कत्यूर शैली में बना है, ये ध्यान रखेंगे, शैली जरूर ध्यान रखिएगा। कत्यूरी शैली में यह मंदिर निर्मित किया गया है और तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसकी ऊंचाई कितनी है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में मंगल अवसरों पर गाए जाने वाले गीत हैं। देखिए उत्तराखंड में मंगल अवसरों पर कौन सा गीत गाया जाता है, ये गाया जाता है शकुन आखर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शकुन आखर जो है उत्तराखंड में मंगल अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है। बात करें खुदेड़ गीत की, तो खुदेड़ एक प्रकार का विरह गीत है और यह गीत ससुराल में लड़की मायके की याद में गाती है। और झुमेलो गीत जो है, झुमेलो गीत गढ़वाल में प्रणय प्रसंग गीत है। गढ़वाल में ये प्रणय प्रसंग गीत है जिसमें नारी हृदय की वेदना और सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देवीधुरा का मेला किस जनपद में लगता है। देखिए देवीधुरा जो मेला है ये आपके किस जनपद में, चंपावत जनपद में लगता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवीधुरा जो मंदिर है ये माँ बाराही देवी का मंदिर है और रक्षाबंधन के अवसर पर, ध्यान रखेंगे, रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। देवीधुरा का जो मेला है ये किस अवसर पर लगता है, रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है। और इस मेले में एक युद्ध होता है जिसको क्या कहा जाता है, पाषाण युद्ध कहा जाता है। और देखिए यह जो देवीधुरा है ये आपके चंपावत से लोहाघाट, आपके 10 किलोमीटर लगभग लोहाघाट है, वहाँ से लोहाघाट से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवीधुरा, जहाँ पर माँ बाराही देवी के मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है रक्षाबंधन के अवसर पर। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कल सुबह आप सभी को 10 बजे उत्तराखंड पुलिस स्पेशल क्लास मिलेगी, तो आप सभी लोग 10 बजे तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।